हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाका एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज चोल प्रशासन पढ़ रहे हैं। चोल प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट है इनका अस्थानीय स्वायत्त शासन, और यहीं से अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चोल साम्राज्य का विभाजन किस प्रकार हुआ था। चोल साम्राज्य जो डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में था, उसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो चोल साम्राज्य को कई मंडलों में बांटा गया था। मंडलम बलनाडु या कोट्टम में बांटा गया था। कोट्टम कई नाडुओं में बांटा गया था। नाडु कुर्रम में तथा कुर्रम गांव में बांटा गया था। फिर देखेंगे कि जिस तरह वर्तमान में देश का विभाजन प्रांत में होता है, उसी तरह मंडलम एज एक स्टेट था, एक प्रांत था। प्रांतों का डिवाइडेशन जिला में होता है, वो कमिश्नरी में होता है, मंडल में होता है। तो बलनाडु एक प्रकार का कमिश्नरी था, मंडल था, और कमिश्नरी का डिवाइडेशन जिला में होता है। तो नाडु एक जिला था और कुर्रम वर्तमान में एक गांव का समूह, जिस तरह एक ब्लॉक है उस तरह एक ब्लॉक था, खंड था, और गांव था। तो हम कह सकते हैं कि चोल साम्राज्य कई मंडलों में बटा था, जिसे प्रांत कहते थे। मंडल बलनाडु या कोट्टम में बटा था, जिसको वर्तमान में हम मंडल से तुलना कर सकते हैं, कमिश्नरी से तुलना कर सकते हैं। और कोट्टम नाडु अर्थात जिला में बटे थे, और नाडु कुर्रम में अर्थात कई ब्लॉक में बटे थे, खंड में बटे थे, और कुर्रम गांव बटे थे। हमको मुख्यतः पढ़ना है गांव। तो ध्यान रखेंगे कि गांव ये दो प्रकार के थे, एक उर और दूसरा सभा या महासभा। ये चोल राजाओं ने स्थानीय शासन को सुसंगठित रूप देकर एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो वर्तमान में भी एक आदर्श बना हुआ है। वास्तव में स्थानीय शासन हमें पढ़ना है, तो हम देखेंगे कि चोलों के स्थानीय शासन का उल्लेख कहाँ हुआ है, जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख, कई बार प्रश्न पूछा गया है, उत्तर मेरू अभिलेख कब का है। तो 929 और 919 ईस्वी का है। तो 919 तथा 929 में परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरू अभिलेख में हमें चोलों के स्थानीय शासन या ग्राम शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में स्थानीय शासन मुख्य रूप से 3 संस्थाओं के द्वारा होता था। एक था नाडु सभा, दूसरा नगर सभा, और तीसरा ग्राम सभा। लेकिन हमें मुख्यतः इन ग्राम सभाओं की सभा के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे कि ग्राम सभा, ग्राम दो प्रकार के होते थे, एक उर और दूसरा सभा या महासभा। उर ये सामान्य जनों की संस्था थी, इसमें सामान्य जन निवास करते थे, जबकि सभा या महासभा एक प्रकार की अग्रहार भूमि थी। अग्रहार जिसे हम कहते हैं कि वो भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी गई थी, उस भूमि को ब्रह्मदेव या मंगलम भी कहा गया है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ब्रह्मदेव या मंगलम किस प्रकार की भूमि थी। तो वो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी, जिस पर उनका वास था, और उस गांव को हम बोलते थे सभा या महासभा। हमारा पढ़ने का मुख्य उद्देश्य इसी सभा और महासभा को है। ध्यान रखेंगे कि सभा या महासभा यानी गांव के प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांट दिया जाता था, और वार्ड के सदस्यों का चुनाव
और उनकी योग्यताओं का उल्लेख उत्तर मेरु अभिलेख में हुआ है। इसमें व्यवस्था थी कि प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांट दिया जाए, 30 वार्ड में बांट कर दिया जाता था और सदस्यों का कुछ योग्यताएं होती थी। जैसे उत्तर मेरु अभिलेख से ज्ञात होता है कि सदस्यों की योग्यताएं थी कि कम से कम 35 वर्ष उम्र का हो, उसके बाद उसके पास 1/4 बेल भूमि हो, यानी कि लगभग 1.5 एकड़ उसके पास भूमि हो, वह किसी एक वेद या उसके भाष्य का जानकार हो और उस पर किसी प्रकार का कोई भी करप्शन या भ्रष्टाचार का आरोप न हो। ये वार्ड मेंबरों के लिए योग्यताएं हुआ करती थी। 35 वर्ष की उम्र हो, 1.5 बेल भूमि हो, वह एक वेद उसके भाष्य के ज्ञाता हो और उस पर किसी प्रकार का कोई आरोप न हो। इस सदस्यों का चुनाव ध्यान रखेंगे कि लॉटरी सिस्टम के द्वारा होता था। इस लॉटरी सिस्टम को कुड बोले कहा गया है। वार्ड के मेंबरों का चुनाव लॉटरी सिस्टम, जिसे कुड बोले कहा गया है, कुड बोले सिस्टम से होता था। और ध्यान रखेंगे कि इसी वार्ड के मेंबरों के द्वारा ये वर्किंग कमेटी यानी कि कार्य करने वाली कार्य समितियों का निर्माण होता था और इस कार्य समिति को बोलते थे बारियम। तो गांव का शासन एक बारियम एज ए वर्किंग कमेटी, एक कार्य समिति के माध्यम से होता था और इस कमेटी को भूमि पर मालिकाना हक था, अर्थात ये वहां से कर उगा सकती थी, किसी को जमीन गिरवी दे सकती थी या दे सकती थी, जिसे राजा भी मान्यता देता था। तो वारियम के द्वारा ही ये गांव का शासन होता था। अलग अलग भारों के लिए अलग अलग वारियम थी, जैसे पुन वारियम, तुन वारियम, तमाम तरह के अलग अलग वारियम हुआ करती थी। इस ग्राम सभा की बैठक ध्यान रखेंगे, इस ग्राम सभा की बैठक मंदिरों में होती थी, मंडपों में होती थी, नदी के किनारे होती थी या वृक्षों के नीचे भी हुआ करती थी। और जहां इस ग्राम सभा की बैठक होती थी उसे ब्रह्म स्थान कहा गया है। कभी कभी पूर्व और सभा दोनों की साथ ही बैठक भी हुआ करती थी। ध्यान रखेंगे कि इस ग्राम सभा मीन्स महासभा ने एक आदर्श स्थापित किया था। वारियम मीन्स कार्य समिति के मेंबर वही चुने जाते थे जो पिछले 3 वर्षों से किसी समिति के सदस्य न रहे हो। तो इस प्रकार के जो स्वायत्ता ग्राम शासन को दी गई थी, एक आदर्श व्यवस्था स्थापित की गई थी, जो आज भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये चोलों का जो स्थानीय शासन था। थोड़ा सा इसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में आते हैं। जैसे कहा गया है कि भूमि पैमाइश चोल शासकों में किसने भूमि पैमाइश कराई थी? तो राजराज फर्स्ट और कुलोत्तुंग। ध्यान रखेंगे कि राजराज फर्स्ट ने एक बार भूमि को माप कराया, अर्थात भूमि पैमाइश कराया था, जब कुलोत्तुंग ने ये 2 बार कराया था। और चोल शासक भू राजस्व लगभग उपज का 1/2 से 1/4 लिया करते थे। आप पढ़ चुके हैं कि चोल शासक ये कट्टर शैव थे, ये शैव थे। जैसे राजराज फर्स्ट के राजगुरु ईशान शिव थे, तो उसी तरह राजेंद्र फर्स्ट के राजगुरु सर्वशिव थे। ये शैव गीतों के संकलनकर्ता प्रश्न पूछा गया है। शैव गीतों के संकलनकर्ता कौन है? तो वो थे नंबी अंडार नंबी। ध्यान रखेंगे कि नंबी अंडार नबी को तमिल व्यास भी कहा गया है। ये तमिल भाषा के व्यास, ये नंबी अंडार नबी को भी कहा गया है।
अब थोड़ा देखते हैं कि ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न, तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न देखने से पहले हम कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न भी देख ले रहे हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? वो थे पंप, पुन, रन। पंप, पुन और रन को ये कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पंप की रचना है किरातार्जुनीयम, उसी तरह पुन की रचना है शांति पुराण और रन की रचना है अजित पुराण। इन्हीं को ये कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। इसी प्रकार ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न है कंबन, उट्टकुट्टन और पुगलेंदी। ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न है, कंबन, उट्टकुट्टन तथा पुगलेंदी। इनकी रचनाएं हैं, कंबन की रचना अक्सर पूछता है तमिल रामायण। ये तमिल रामायण लिखने का श्रेय कंबन को, उसी तरह कुलोत्तुंग के दरबारी उट्टकुट्टन ने कुलोत्तुंग 16 अनुलाग की रचना की थी और पुगलेंदी ने नलवेम यानी कि नलवेम्बेंदी कथा का तमिल में अनुवाद किया था। पुगलेंदी जिसे कहते हैं, इनकी रचना नलवेम थी। इसी के साथ मैं चोलों के स्थानीय शासन को समाप्त करता हूं। उनके प्रशासन का आप पढ़ चुके हैं कि चोल शासक अपने जीवन काल में युवराज या उत्तराधिकारी की नियुक्ति करते थे ताकि राजा के मरने के बाद गद्दी के लिए संघर्ष न हो। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, बार-बार पूछा गया है। और चोल साम्राज्य वाला प्रश्न भी पूछा गया है कि चोल साम्राज्य की इकाइयां, इसमें 4 इकाइयां दे देता है और कहता है कौन नहीं है, तो आप सीधे जानते रहे कि चोल साम्राज्य कई मंडलम, बलनाडु या कोट्टम कई नाडुओं में और नाडु कुर्रम में और कुर्रम गांव में विभाजित थे। और चोलों का स्थानीय ये स्वायत्त शासन था। इस पर सेंटर मीन्स केंद्र सरकार में चोल शासक किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाते थे, अर्थात किसी प्रकार का कोई कानून इनसे छूता रहा और गांव सभाओं को स्वायत्तता प्राप्त थी। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। इसको लाइक या शेयर या सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप वीडियो पर कमेंट अवश्य भेजें। धन्यवाद।